स्वागत है आप सभी का बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये जो क्लास है बच्चे आपकी 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपका पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो कि आपका कौन सा बेटा? आपका जीवों में जनन। देखिएगा, बहुत ही इत्मीनान से धैर्य के साथ आप सभी पढ़ना बच्चे, ठीक है। चैप्टर कौन सा है बच्चे? आपका चैप्टर है आपका जीवों में जनन, ठीक है। इस चैप्टर को हम यहां पर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आप कॉपी पेन लीजिएगा, बैठ जाइएगा और सारे के सारे नोट्स जो हैं साथ के साथ लिखते रहिएगा। चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जितने अच्छे से आप चैप्टर को समझ लेंगे बेटा, आपके लिए उतना ही फायदा रहेगा आपके एग्जाम के समय में, ठीक है। तो चैप्टर है हमारा बेटा जीवों में जनन। स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है आपका लाइफ साइकिल। देखिएगा, जो आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सारी चीजें हम यहां पे देखते रहेंगे, ठीक है। यानी पहला जो आपका पॉइंट है बच्चे, आपका पहला क्या है? पहला है हमारा जीवन चक्र। आपसे इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवन चक्र क्या है, समझाइएगा, ठीक है। तो हम यहां पे सबसे पहले बात करते हैं जीवन चक्र को लेके। जब हम जीवों में जनन पढ़ेंगे तो इसे हमें सही से कॉन्सेप्ट को क्लियर भी तो करना है ना कि कॉन्सेप्ट है क्या। तो बेटा आपका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल होता क्या है? आपसे पूछा जाएगा सर लाइफ साइकिल है क्या, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बच्चे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? लाइफ साइकिल को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जरा बताइएगा। आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, आपको बस हल्का सा आपको क्लियर हो जाए। क्लियर होने के बाद में आप इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बहुत आसानी से। देखिएगा, आपसे कह रहा है सर लाइफ साइकिल क्या है, जीवन चक्र क्या है, वो समझाइएगा। तो सिंपल सा बहुत आसानी से कैसे बोल सकते हैं? देखो, लाइफ साइकिल जीवन चक्र क्या है कि एक व्यक्ति पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पला, अपनी सारी जीवन लीलाएं करी, जो भी क्रियाकलाप थे सारे करे, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ये जो पूरा टाइम पीरियड था उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का, इसे ही आपका जीवन चक्र कहते हैं। आप कह सकते हैं सभी जीवों में जन्म के पश्चात उनकी वृद्धि, वृद्धि के बाद उनकी जो मैच्योरिटी आती है, आपकी परिपक्वता, उसका आना, व उसके बाद उन्हें रिप्रोडक्शन करना, जनन करना, ये जितने भी प्रावस्थाएं होती हैं ये सारी देखने के बाद उसकी आयु समय के साथ साथ बढ़ती रहती है, जिसके कारण जीवों की शक्ति जो है धीरे धीरे कम होती रहती है और उसके बाद अंत में शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो चक्र था इसे आपका क्या कहा गया है? इसे आपका जीवन चक्र कहा गया। तो आप बहुत आसानी से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बहुत ही इजी भाषा में लिख पाएंगे बच्चे। आपका आपसे पूछा गया सर जीवन चक्र क्या है, तो आप कह दीजिएगा कि जीवों में क्या बच्चे, आपका जीवों में जन्म से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक की गई सभी प्रकार की क्रियाएं, जैसे, अब आपसे पूछा जाए सर जैसे क्या क्या क्रियाएं करता है मनुष्य, तो बेटा मनुष्य तो बहुत सारी क्रिया करता है। जैसे सबसे पहले जन्म लेना हो गया, बर्थ, ठीक है। जन्म के बाद क्या होती है आपकी? वृद्धि होना शरीर की, ठीक है। वृद्धि के बाद आपका क्या होगा बच्चे? आपका उसका रिप्रोडक्शन करना, जनन करना, ठीक है। जनन करना, उसका मैच्योर होना, परिपक्व होना, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सारी क्रियाएं, ठीक है। तो आपने क्या लिखा बेटा? जीवों में जनन से लेकर मृत्यु तक की गई सभी प्रकार की क्रियाएं, जैसे वृद्धि, जनन, आपकी मैच्योरिटी आदि सभी, ठीक है, आदि सभी जीवन चक्र कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा? आपका जीवन चक्र कहलाती हैं। तो आप बहुत ही आसानी से ये चीज लिख सकते हैं कि सर जीवन चक्र क्या है? जीवन चक्र जो है
आपका जब से आप पैदा हुए और मरने तक की जितना भी आपने लाइफ जी है, जो कुछ भी करा है, सारा का सारा आपका जीवन चक्र है। ठीक है, और जीवन की प्रारंभिक प्रावस्था जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है जन्म लेना। और जीवन की अंतिम प्रावस्था जो होती है वो क्या होती है बेटा? वो होती है मृत्यु। तो इस चीज को याद रखना। अच्छा, मृत्यु के बाद अब यहां पे थोड़ा सा साइंटिफिक बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा साइंटिफिक बात कर लेते हैं कि सर मृत्यु के बाद क्या होगा? मृत्यु के बाद क्या होगा? तो बेटा यहां से याद रखना, देखो हमारा आपने सुना होगा कि शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, यही सुना है, और उसके बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। यानी इंसान का जो शरीर है, जैसे कि आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इन सभी तत्वों से मिलकर बना है। और जब उसकी मृत्यु होती है तो सारे के सारे तत्व एनवायरमेंट में वैसे की वैसे विलीन हो जाते हैं। यानी हम जिससे बने थे हम उसी में विलीन हो गए, और इसी तरीके से सृष्टि का जो संचरण है वो होता है। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा बच्चे। आपका हर किसी की जीवन अवधि निश्चित होती है। आपने देखा होगा कुछ बहुत कम समय के लिए जीते हैं और कुछ बहुत लंबे समय तक के लिए जीते हैं। तो यहां पर हम उन्हीं कुछ को लेके बात करें अगर, तो हम अगर यहां पे बात करें बेटा आपका कि सर कौन से कम जीते हैं कौन से ज्यादा जीते हैं, इस चीज को लेके बात की जाए, तो बेटा यहां पे जैसे कि अगर बात करें आपका हाथी, आपसे बेटा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हाथी का जीवन काल जो है वो कितना है, तो आप सीधा बोल देना सर हाथी का जीवन काल लगभग लगभग 75 साल का होता है। कुत्ते का आप सभी जानते बच्चे, आपका लगभग लगभग 15 से 16 वर्ष तक का जो काल माना गया है, आयु जो मानी गई है, वो कुत्ते के लिए मानी गई है। इसके अलावा जैसे कछुआ बहुत लंबे समय तक जीता बेटा आपका, कछुआ 200 से 250 साल तक जीता है बच्चे आपका। जो कछुआ होता है, कछुए की उम्र बेटा याद रखना, ये 200 से लेके 250 साल तक की जो उम्र है, ये आपकी कछुए की उम्र हो गई। इसके अलावा बहुत सारे जानवर हैं जिनकी आपकी अलग अलग उम्र पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर बात करें तितली, तितली की क्या होती है बेटा? तितली आपकी लगभग लगभग 1-2 हफ्ते जीती है, इससे ज्यादा नहीं जी पाती है। कौवा 14-15 साल जी जाता है आपका। तो यहां से याद रखना, जैसे तितली कितना जीती है बच्चे? आपने कहा सर 1 से 2 हफ्ते तक, वीक तक। कौवा, तो कौवा आप कह देंगे सर कौवा जो जीता है ये आपका लगभग 14 से 15 साल तक आपका कौवा जीता है। अच्छा, तोता, बेटा तोते का थोड़ा याद रखना, तोता जो है बहुत लंबे समय तक जीता है, लगभग लगभग 150 साल तक जी जाता है। कौवा 14 से 15 साल तक जी रहा है, लेकिन जो तोता होता है बेटा, तोता लगभग लगभग ये लगा लीजिए 140 साल से ज्यादा तक जी जाता है आपका। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें गाय की, गाय की जो उम्र है लगभग 25 साल औसत मान सकते हैं। आप कह सकते हैं 26 से 27 साल तक आपकी जो एज है वो गाय की एज होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करी जाए आपकी और कौन कौन से जानवर, जैसे ये तो मेन हो गए। घोड़े की बात कर लो, घोड़ा लगभग 50 साल तक जीता है। मगरमच्छ की बात कर लो, वो 60 साल तक जीता है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये आपको साथ के साथ बच्चे नोट करते रहिएगा। घोड़ा लगभग 50 साल तक जिंदा रहता है। वहीं पे आपका जो मगरमच्छ है ये आपका कितने साल जीता है? मगरमच्छ आपका 60 साल तक जिंदा रहता है आपका। ठीक है, और जानवर चलो कुछ पेड़ पौधों की बात कर लें अगर हम बात करें तो, जैसे धान वगैरह गेहूं वगैरह की खेती होती है, आपको पता है 3 से 4 महीने होता है इनका लाइफ टाइम। वहीं पे गुलाब का पेड़ जो होता है वो लगभग लगभग 6 साल तक जी जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं जैसे आपका गेहूं हो गया बेटा आपका, या धान हो गया, तो आप इनका लिख सकते हैं आपका लगभग लगभग औसतन 4 मंथ हो सकता है आपका। वहीं पे जो गुलाब है, गुलाब आप लिख सकते हैं सर गुलाब की जो उम्र है 5 से लेके 6 साल तक की उम्र होती है गुलाब के पौधे की। केले का पेड़ 25 साल तक होती है केले के पेड़ की। जो केला है उसकी उम्र लगभग लगभग 25 ईयर होती है। तो ये जो मेन में, अच्छा सबसे ज्यादा से अगर बात करें, जहां पे बरगद का पेड़ जो होता है वो लगभग लगभग 200-250 साल तक जीता है। लेकिन वहीं पर पीपल का पेड़ 2500 साल तक जी सकता है। अगर बात करी जाए बेटा आपका, जो बरगद का पेड़ है ये लगा लीजिए 200 से 250 साल तक जीता है आपका बरगद का पेड़। वहीं पर जो पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ ये लगा लीजिए बेटा आपका लगभग 2000 से
2500 साल तक जिंदा रहता है आपका पीपल का पेड़। तो ये इन सभी जीवों की जो थी ये लाइफ साइकिल है कि कौन सा लगभग आपका कितने समय तक जिंदा रहता है, किस तरीके से रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। हमें पढ़ना है आपका जीवों में जनन, मेन टॉपिक आपका। तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सर ये जो जनन होता है, जनन है क्या। सबसे पहला जो हमें पॉइंट पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सर ये जो आप जनन बता रहे हैं, बार बार आप बोल रहे हैं जीवों में जनन, जनन है क्या। ये जो रिप्रोडक्शन है, ये जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन है क्या, आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो बेटा रिप्रोडक्शन हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या, जनन है क्या। बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, अगर आपने एक बार में सही से क्लियर कर लिया तो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेटा होता क्या है, जनन है क्या, रिप्रोडक्शन है क्या, थोड़ा सा इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। चलिए बेटा अगर किसी को कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप डायरेक्टली पूछ लेना कि सर हमें यहां पे दिक्कत आ रही है, मैं आपको वो चीज सही से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखो जनन एक जैविक क्रिया है, एक बायोटिक क्रिया है, यानी सिर्फ ये जो क्रिया है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकती है, नॉन लिविंग में नहीं होने की। यानी सजीवों में आपका जनन होगा लेकिन निर्जीवों में जनन क्रिया नहीं होने की, ठीक है। दूसरा क्या है जनन, जिसमें एक जो जीव होता है वो अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न करता है, जन्म देता है। ये जीवों का प्रमुख लक्षण है, याद रखना। तो हमसे पूछा गया है सर जनन क्या है, तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे सर यह एक, क्या है बच्चे आपका, यह एक जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है बेटा आपका, जैविक, बल्कि जैविक क्रिया है लिख देना, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर, ये क्या हो गई, ये हमारी जैविक क्रिया हो गई। किस टाइप की जैविक क्रिया, जिसमें, जिस क्रिया में आप लिखेंगे जिसमें एक जीव क्या करेगा, अपने समान, जैसा वो है अपने समान जीवों को क्या करता है बेटा आपका, जन्म देता है। अपने समान जीवों को क्या करता है, जन्म देता है। इसे आपका जनन कहा जाता है। जनन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करता है, अपने जैसे जीवों को जन्म देता है, वो क्या है आपकी जनन कहलाती है। अच्छा दूसरा मेन चीज, जब आपने ये लिखा इसकी डेफिनेशन कि सर हमारा जनन क्या है, आपने ये चीज बताई, आपने बताया कि सर जो जनन है किस टाइप की प्रक्रिया है। तो यहां पे एक पॉइंट और याद रखना बेटा, नोट करके लिखना, ये जो जनन है जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, ये जीवों का प्रमुख लक्षण होता है। तो आप यहां पे हाईलाइट करके लिख देना कि ये जीवों का प्रमुख लक्षण है, ठीक है, क्योंकि इसी लक्षण के थ्रू ही तो उसने अपना अस्तित्व बना रखा है। अगर संतान उत्पन्न नहीं कर पाते तो अब तक तो कोई जीव होता ही नहीं, वो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं इसलिए उनका वंश चल रहा है आगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर निरंतर जनन के द्वारा ही जीवन संभव हो पा रहा है। पृथ्वी पर जीवन जो संभव है वो निरंतर जनन हो रहा है। इस जनन रिप्रोडक्शन के कारण ही पृथ्वी पर लगातार आपका जो है जिंदगी बरकरार है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी, अच्छे से समझ आ रही होगी। अच्छा जनन के द्वारा करते क्या है, तो कुछ आपके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनका स्थानांतरण किया जाता है एक जीव से दूसरे जीव में। यहां पे एक पॉइंट आपको यह भी लिख देना है याद से बेटा आपका कि जनन द्वारा, जनन प्रक्रिया द्वारा या जनन द्वारा आप सीधा सीधा बोल जाएंगे कि क्या होता है, जो अनुवांशिक
जनन द्वारा जो आपके अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ का क्या किया जाता है बेटा? आपका स्थानांतरण, अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में किया जाता है। एक जीव से दूसरे जीव में किया जाता है या होता है। यह आपकी जनन प्रक्रिया है जिसके कारण जो जेनेटिक चीजें होती हैं वो एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर होती है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, और हर किसी एनिमल का, प्लांट्स का, सबका अपना रिप्रोडक्शन करने का जो मेथड होता है सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहां से आपने जो समझा बच्चे, आपके क्या समझ में आया? जनन है क्या? ये जो आप जनन देख रहे हैं, जनन है क्या, ये पॉइंट आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो वो क्लियरली मुझसे पूछ सकता है कि सर मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई है। लेकिन बेटा अगर डाउट है तो पूछ लेना, डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ ही रहे हैं आपका। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए, जो जनन होता है ये कितने टाइप का होता है बेटा? तो यहां से जो जनन को डिफाइन करा गया है, यहां से जो आप जनन को डिफाइन करेंगे बेटा, जनन आपका दो तरीके का होता है। जो रिप्रोडक्शन है आप सीधा सीधा बोल देंगे सर ये आपका टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से बेटा? एक आप बोल देंगे सर लैंगिक जनन। एक क्या हो जाता है बेटा आपका? एक हो जाता है आपका लैंगिक जनन। ठीक है जी। दूसरा आपका अलैंगिक जनन। एक हो गया लैंगिक जनन और दूसरा हो गया आपका अलैंगिक जनन। अब बात आती है सर ये दोनों है क्या? लैंगिक और अलैंगिक है क्या, इसे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या है ये चीज हम देखते हैं। हमने कहा सर लैंगिक जनन होता है आपका जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये क्या होता है बेटा आपका? इसे बोला जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके। अलैंगिक जनन, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां से आपने क्या देखा बेटा? आपका दो तरीके का आपका रिप्रोडक्शन था, एक लैंगिक था एक अलैंगिक था। ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा, बट इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां पे हमें पहले जनन से रिलेटेड ही चीजें जान लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपका, बट यहां पर जो है यहां पे हम पहले इस चीज को जान लेते हैं कि सर जो आपका ये रिप्रोडक्शन है ये क्या है। ठीक है, यहां पे पहले हम रिप्रोडक्शन को ही खत्म कर लेते हैं आपका। हमने यहां पे ये देख लिया बेटा आपका जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, जनन के बारे में देखा कि जनन होता क्या है, वो चीज देख ली। अब यहां पे आपने ये भी देख लिया कि जो जनन है वो आपका कितने टाइप्स का है। यहां पे आपने ये भी देख लिया जो जनन है ये आपका कितने टाइप्स का है। ठीक है, बट हमें जो मेन देखना है, हमें मेन देखना है बेटा आपका कि सर हम जनन कर रहे हैं, आपने हमें जनन पढ़ाया भी है, ये चीज आप हमें बार बार समझा रहे हैं। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का उद्देश्य है क्या? अच्छा उद्देश्य छोड़ो, जो रिप्रोडक्शन किया जाता है उसमें कुछ फंडामेंटल एक्शन तो होते होंगे ना, वो फंडामेंटल एक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन में होता क्या है? सबसे पहले जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो उसमें कंपलसरी है कि ये तो होना ही होना है। रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा क्या क्या होता है, अगर उन पॉइंटों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले याद रखना इसके अंदर आपका आरएनए, प्रोटीन्स या जो भी आपके बायोकेमिकल्स हैं, जैव रसायन है, उनका संश्लेषण होता है। यानी जनन के अंदर आप कह सकते हैं सर आरएनए, प्रोटीन्स या आप कह सकते हैं और अन्य जैव रसायन, अन्य जैव रसायन, अन्य जैव रसायन का मतलब बेटा आपका जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है,
अन्य जैव रसायन का क्या होता है? संश्लेषण, सिंथेसिस। सिंथेसिस की जाते हैं ये आपके, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है इसमें, अगर आपसे कहा जाए तो इसके अलावा आप कह देंगे सर जो आपका जनन है इसके अंदर डीएनए का क्या किया जा सकता है? आपका रेप्लिकेशन, द्विगुणन, यानी डीएनए जो है दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड होता जाता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं सर इसके अंदर आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का द्विगुणन जो होता है वो आपका इसी में होता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं सर। और इसमें क्या होता है आपका, और चीजें क्या होती है, तो आप कह सकते हैं सर सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन। जो आपका बेटा सेल डिवीजन है, कोशिका का विभाजन, वो इसी के थ्रू होगा, कोशिका का विभाजन। ठीक है जी। और क्या क्या होता है भैया, और क्या क्या होता है जनन प्रक्रिया के अंदर? कोशिकाओं में ग्रोथ होती है, यानी ग्रोथ ऑफ सेल कह सकते हैं आप। इसमें आपकी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, मेल के अंदर अलग, फीमेल के अंदर अलग, उनका निर्माण होता है। इसके अलावा उनका संयुग्मन होता है, फ्यूजन होता है, जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो आप कह सकते हैं आपका यहां पे ग्रोथ ऑफ सेल, ग्रोथ ऑफ सेल यानी सेल की ग्रोथ होती है आपकी। ठीक है भैया, सेल की ग्रोथ भी करा दी हमने इसमें। ठीक है, अब सेल की ग्रोथ के बाद क्या करेंगे, तो सर सेल की जब ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद में इसमें आपका जो होगा रिप्रोडक्शन ऑफ यूनिट, हाँ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का निर्माण हो जाएगा आपका। तो आप यहां पे कह सकते हैं सर इसके अंदर आपकी जनन इकाइयों का निर्माण होता है, जनन इकाइयों। जनन इकाई बेटा आपका जिसे आप बोल सकते हैं आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट, जनन इकाइयों का जो निर्माण होता है वो हो गया। ठीक है जी। इसके अलावा जो ये इकाइयां बनी है इससे नए जीवों का निर्माण होगा आपका। तो जनन इकाइयों के संयुग्मन से नए जीवों का निर्माण आप कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं यहां पे सर जो आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट के संयोजन से, फ्यूजन से, ठीक है, संयोजन से नए जीवों का निर्माण। ये जो चीजें बेटा आपने पढ़ी, ये सारी की सारी आपकी जनन के अंदर आती है। रिप्रोडक्शन के अंदर ये चीजें आती हैं, आरएनए, प्रोटीन्स, बायोकेमिकल्स का आपका संश्लेषण होगा। उसके बाद डीएनए जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में कोशिका जो होती है, कोशिका डिवाइड हो जाएगी, कोशिका डेवलप होगी। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेंगी, वो आपका फ्यूजन करेंगी। उसके बाद में आपके नए जीव बन जाएंगे। तो ये आपके कुछ इसके फैक्ट हो गए। हमने कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छे फैक्ट बताए हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए आपका जो आपको फैक्ट बताए गए, इन फैक्टों के अलावा अगर हम पूछा जाए सर ये जो आपका रिप्रोडक्शन है इसका उद्देश्य क्या है, क्या कारण है कि रिप्रोडक्शन करा जाए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है सर जनन यानी रिप्रोडक्शन के उद्देश्य, रिप्रोडक्शन के उद्देश्य क्या होंगे। आपसे सिंपल सी बात है, पूछा जा सकता है। तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि सर रिप्रोडक्शन के उद्देश्य बता दीजिए, तो आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि ये हमारे रिप्रोडक्शन के उद्देश्य हैं। हमने कहा ठीक है चलो देखते हैं। यहां पे सबसे पहला अगर हम बात करें, जाति की निरंतरता को बनाए रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो निरंतरता है वो बढ़ती जाए। अगर इंसान जनन नहीं करता तो इंसान की प्रजाति खत्म हो जाती। पेड़ पौधे जनन नहीं करेंगे तो पेड़ पौधे बनेंगे कहां पे।
तो आप कह सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। इसका पहला आ जाता है बेटा आपका जाति की जो निरंतरता है उसको बनाए रखना इसका पहला काम हो जाता है। ठीक है जी। क्या इसके अलावा और कोई इसके उद्देश्य है? जी हां, जाति वृद्धि, जनन के द्वारा निरंतरता का मतलब बेटा हुआ, ठीक है, उसके बाद उसका बेटा, लेकिन उसमें अगर वृद्धि करना चाहे, पहले 2 थे अब 4 फिर 10 फिर 20, तो वो भी तो रिप्रोडक्शन के हिसाब से होगा। तो आप कह सकते हैं ना पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा। लेकिन आपको बता दूं इंडिया में इसके लिए कानून आना चाहिए, जल्द से जल्द आना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ पे रोक लगनी चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, है ना। अब कुछ इस टाइप के लोग होते हैं, जैसे कि अगर वो नॉनवेज खाते हैं, जैसे लाइक मुर्गा खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अगर ये नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। भाई बढ़ तो इंसानों की भी संख्या रही है, तो कल से तुम लोगों को काट के खाना शुरू कर दें। नेचर अपने आप को बैलेंस करना जानता है। अगर आपको देखना है कि भाई कैसे बैलेंस करना जानता है, देखो कोरोना आया था, जो नदियां साफ नहीं होती, गंगा मैया पे इतने ज्यादा पैसे खर्च हुए कि भाई साफ हो जाए। कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, सब साफ हो गया, नेचर बैलेंस। नेचर अपने आप को बैलेंस करना जानता है, तो आप नेचर के काम में अपनी टांग ना अड़ाएं, वरना पैर टूटने का खतरा ज्यादा होगा। तो हमारा रिप्रोडक्शन का उद्देश्य क्या है? जाति की निरंतरता बनाना, पॉपुलेशन ग्रोथ करना। इसके अलावा जो आपके जैसे कि अगर आप बात करें पॉपुलेशन में, हमें हर टाइप के लोग चाहिए होते हैं। अगर सपोज करो, मैं एक बात बताता हूं, जैसे कि मैं हूं, मेरी उम्र के ही सारे लोग होते जो है, फिर वो एक साथ बढ़ते और एक साथ सारे मर जाते, इससे तो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता। एक होता है आपका पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी समष्टि का संगठन करना, हर आयु के हर टाइप के लोगों का होना, प्रेजेंट होना। तो आप एक चीज कर सकते हैं सर, आपका जो आपका पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो काम है वो आपका किसका है भैया? वो भी हमारा रिप्रोडक्शन का काम है। ठीक है भैया, ये वाला पॉइंट भी समझ आया। इसके बाद आपकी जो वेरिएशंस होती हैं, विभिन्नताएं जो होती हैं, हर टाइप के जीव अलग अलग होता है। जैसे मैं हूं, मेरा बेटा उसके अंदर अलग टाइप से होगा, उसके अपनी क्वालिटी उसके अंदर होंगी नहीं होगी, उसका बेटा उसके अंदर अलग क्वालिटी होगी। तो जो वेरिएशंस है, विभिन्नताएं, वो बनाए रखना, ये भी आपका किसके थ्रू होता है भैया? ये भी आपका रिप्रोडक्शन के उद्देश्य है। एक दूसरा सबसे मेन चीज है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखना सबसे मेन उद्देश्य होता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का सबसे मेन उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं सर, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ कहां पर भैया? जिंदगी को कहां पर बना के रखना चाहते हैं आप? ऑन अर्थ। बाकी अगर एलियन हुआ तो देख लेंगे भैया, अंतरिक्ष में भी रिप्रोडक्शन करेंगे ताकि वहां पर भी स्पीसीज बनाई जा सके। तो ये आपके रिप्रोडक्शन के उद्देश्य हो गए। एक बार फिर से देख लो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा। आपका चैप्टर आपका जीवों में जनन, हमने सबसे पहले लाइफ साइकिल देखा। लाइफ साइकिल के बाद कुछ जीवों की लाइफ साइकिल को हमने स्टडी किया। उसके बाद जनन क्या होता है, इस चीज को हमने स्टडी किया, जनन है क्या। उसके बाद हमने देखा कि जनन के अंदर होता क्या क्या है, जैसे आरएनए, प्रोटीन्स, इन सबका संश्लेषण होना, फिर आपका डीएनए का द्विगुणन होना, उसके बाद में सेल कोशिका का विभाजन होना, कोशिका की वृद्धि होना, फिर आपकी जो जनन इकाइयां हैं उनका निर्माण होना, उनका संयोजन होकर नए जीवों की उत्पत्ति होना। उसके बाद हमने इसके उद्देश्य क्या क्या है, सिर्फ जाति की निरंतरता को बनाए रखना, पॉपुलेशन ग्रोथ करना, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन करना, विभिन्नताएं बनाए रखना, जमीन धरती पर अस्तित्व बनाए रखना। कितने टाइप का आपका रिप्रोडक्शन होता है? तो रिप्रोडक्शन हमारा 2 टाइप का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। तो अगली जो आपकी क्लास होगी बेटा उसमें हम यही पढ़ेंगे आपका कि लैंगिक रिप्रोडक्शन क्या होता है, अलैंगिक रिप्रोडक्शन क्या होता है।
अगली क्लास जो होगी बेटा उसमें हम पढ़ेंगे लैंगिक रिप्रोडक्शन आपका क्या होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि सर हमें ये क्वेश्चन चीज या ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। जिसको भी जो भी चीज समझ में नहीं आई है वो डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। वरना बेटा फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हमारी तुम्हारी आज की राम राम। जय हिंद, जय भारत। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।